Ampere's circuital law. Ampere was led to the quantitative measurement of magnetic field produced by currents in the form of law known as Ampere's law. From the experimental findings of Biot and Servet, according to Biot and Servet, the magnetic field at a point due to a straight current carrying conductor is directly proportional to the current I and inversely proportional to the shortest distance of the point from the conductor, और that is shown in the figure 5.11. यहाँ पे ये जो figure 5.11 है इसमें शो हुआ है. अकॉर्डिंग टू द बॉयस सर्विस लॉ उसमें हमें ये रिलेशन पता चलता है, जैसे कि हमने कूलम्स फोर्स पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा एंड द गॉसेस लॉ. उसके अंदर इट वाज यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो बेस करता था, जबकि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड. अब अकॉर्डिंग टू द बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जो करंट कैरिंग कोई स्ट्रेट वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू the magnetic field in that current carry magnetic field at a point due to straight current carrying conductor, it is directly proportional. किसके proportional है? करंट के. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर. तो अब इसमें देखिए ये कंसीडर किया गया है, ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसके अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है और हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द आई, अगर यहाँ से देखें डिस्टेंस और अगर यहाँ से देखें तो इनका डिस्टेंस जो है इट रिमेन्स द सेम. r is the shortest distance and it remains the same. So अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को कंसीडर करें, इस पॉइंट को भी कंसीडर करें, इनमें जितने भी पॉइंट्स हैं हम इसको कंसीडर अगर करें कि आपका ये पॉइंट है या ये पॉइंट है या थर्ड ये पॉइंट या फोर्थ ये पॉइंट लाई करता है, तो इन तमाम पॉइंट्स के लिए इस फील्ड की जो वैल्यू है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट रिमेन्स द सेम. एंड सेकेंडली what it says that the magnetic field strength it is proportional to I and inversely proportional to the shortest perpendicular distance. तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? It can be written as, यहाँ पे शो हो रहा है कि बी प्रोपोर्शनल है, दोनों आई और आर को कंबाइन करेंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और डिवाइड किया है बाय 2 पाई, दैट इज द ये जो उसका सरफेस है उसकी 2 पाई हम कंसीडर करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी फॉर ये फोर्थ कि आपका ये सर्कुलर सरफेस है, तो पेरिफेरिकल सरफेस से पूरा सर्कल जो कंसीडर कर रहे हैं दैट इज द 360 डिग्री, उसके लिए 2 पाई को कंसीडर करते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इज द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑल अराउंड द सर्कुलर, क्योंकि डिस्टेंस उसका सेम है. अगर डिस्टेंस सेम है तो ऑल अराउंड द पाथ इट्स मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, so its value will remain the same throughout. That is mu naught over 2 pi I over r, it will remain the same on each point जो आपके सर्कल पे लाई कर रहा है उसके each point पे ये फॉर्म है. अब इसको राइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखिए उन्होंने किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिखा कि b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब 2 पाई r की फॉर्म में ये 2 पाई r उन्होंने शिफ्ट कर दिया यहाँ से. अब इस चीज को देखिए कि it follows that product of magnetic field and the length of the path parallel to the field is mu naught times the current. इसमें 2 pi r is the length of the field. length of the field हम कंसीडर करते हैं पूरा जो उसकी पेरिफेरी है सर्कुलर का पैरामीटर जो है दैट इज इक्वल टू 2 pi r, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ये क्लोज इंटेग्रल b डॉट dl. dl इज द सेगमेंट ऑफ द लेंथ, ये टोटल लेंथ जिसमें वो करंट एंक्लोज है, it is equal to mu naught I. This form is known as the Ampere's circuital law. और इसमें क्लोज इंटीग्रल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने उस लाइन को क्लोज लूप में कंसीडर किया, तो इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं इफ करंट लिंक्स द पाथ एंटी क्लॉकवाइज सेवरल टाइम्स
फॉर्मिंग करंट लूप, वी एज्यूम दैट, अब इसमें अगर सेवरल टाइम्स अगर हम कंसीडर के जनरलाइज कर रहे हैं एक फॉर्मूला को, कि अगर वो जो लेंथ पाथ है कि जो करंट है ये म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेवरल टाइम्स वो लूप में से फ्लो कर रहा है करंट, तो हमारा जो वैल्यू है इन द समीशन द जनरलाइज फॉर्म इट विल बी इक्वल टू बी डॉट ए म्यू नॉट के साथ आई जो है करंट वो फॉर द एन टाइम्स उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ये आपका आ जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज सेवरल टाइम जब वो सर्कुलर करंट मूव कर फॉर्मिंग करंट लूप से मूव कर रहा है, तो ये एन नंबर ऑफ लूप्स के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं. In this case, the field points out of the plane of the loop as determined by the right hand root of the current. इसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो फील्ड है इट पॉइंट्स आउट ऑफ द लूप, उसमें कंसीडर करंट डेंसिटी का ये रिलेशन हमें पहले से पता है कि करंट डेंसिटी इट इज इक्वल टू कि टोटल करंट जो है इट इज द करंट डेंसिटी इनटू द टोटल सरफेस, इसको हम कंसीडर करते हैं दैट इज और इंटीग्रल जब हम लेंगे इनका इट इज इक्वल टू द टोटल करंट. नेक्स्ट में सिंपल क्या किया है कि करंट जो आई था उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद करंट डेंसिटी, और उसी सरफेस पूरा जो आपका सरफेस हमने कंसीडर किया है. सो दिस रिप्रेजेंट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये बिल्कुल उस जैसा ही है जैसे हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ के, लेकिन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इट वाज फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स while the ampere circuit law is for the magnetic field, कि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिमेट्रिकल करंट जो है इसमें डील करते हैं कि सिमेट्रिकल करंट की वायर जो है इट इज इंक्लोज इन एन एम्पियर लूप, और हम कंसीडर जैसे गॉसियस सरफेस में हम इसे इट वाज एन एनक्लोज इमेजिनरी सरफेस, इसी तरह एम्पियर लूप में जो है वो एक एम्पियर क्लोज लाइन लूप है जिसमें करंट आपका एनक्लोज है, उसमें हम ये कंसीडर करते हैं. नाउ कम्स द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, इसी का हम डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे इसी रिलेशन को यूज करते हुए स्टोक्स थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे, और स्टोक्स थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए हमने इस क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल को कर्ल ऑफ b डॉट डी एस से रिप्लेस कर दिया, दैट इज इक्वल टू अगेन इक्वल टू म्यू नॉट the current density the surface charge the surface enclosing that current, the surface not the loop the amperes loop के ऊपर जो है अब ये अप्लाई करते हैं. अब इसमें हमने अब इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, दोनों पे डीएस था, इसको इक्वालिटी की तरफ शिफ्ट किया, साइन उसका चेंज हो गया, आपके राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 आ गया. अब ये जो रिलेशन है कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट जे इक्वल टू 0, या तो आइदर कर्ल ऑफ बी इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, which represents the differential form of Ampere's law, that is the curl of B is equal to mu naught J is the differential form of is one of the Maxwell's equation. ये भी एक Maxwell's equation है जिसको हम in the form of divergence किस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों तरफ हम divergence ले लें, both side के ऊपर divergence of curl of B is equal to mu naught divergence of J, यानी mu naught is the constant, उस पर divergence नहीं आ सकती तो किस पे आ सकती है, current density पे आ सकती है. अब नाउ हम ये कंसीडर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी इक्वल टू 0 है बट राइट हैंड साइड विल बी 0 ओनली इफ ए जे आपका इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे विल बी इक्वल टू 0. अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की फॉर्म में लेंगे, अगर हम कंसीडर करें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू 0, लेकिन राइट हैंड साइड में 0 जो है वो राइट हैंड म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ जे ओनली उस वक्त 0 आ सकता है जब डाइवर्जेंस ऑफ जे जैसे द करंट डेंसिटी की डाइवर्जेंस जो है इट इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लिखते हैं, ये आपको पहले भी की थी. अब इस रिलेशन के लिहाज से देखें तो ये आपका जो है इसमें डाइवर्जेंस ऑफ जे और प्लस द ये कर ली ये रो डेंसिटी जो है आपकी डेंसिटी की फॉर्म में डेंसिटी पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू 0.
अब ये इट इज कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इन दिस केस करंट इज नॉट कांस्टेंट, करंट जो है आपका कांस्टेंट नहीं है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो at the end of some quantity j having the dimensions of current density to make the divergence of right hand side, so left hand side will vanish and it will form, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस जे डैश कंसिडर करें। डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश जो है वो एक्चुअल में नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे है, दैट इज इक्वल टू ये कर्ली रो बाय रो जो आपका ये फॉर्म है, इट इज इक्वल टू दिस, ये जो हम कंसीडर करते हैं इसके इक्वल है, इसके इक्वल डाइवर्जेंस ऑफ जे को कंसीडर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस ऑफ जे इसका इक्विवेलेंट किया हुआ है हमने और इसको रिप्लेस किया। अच्छा, नेक्स्ट में इस इक्वेशन को थोड़ा सा ये अरेंज कर रहे हैं कि अगर हम रो को कंसीडर करें इट इज इक्वल टू, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ डी को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो हमारा जो जे डैश है, जे डैश जो कि हम रो के इक्वल कंसीडर करते हैं, इसे कर ले डी बाई टी, यानी स्पेस डेरिवेटिव्स की फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करते हैं। और इस जे डैश को अगर हम पुट कर दें इन दैट इक्वेशन 5.52, दैट वाज कर्ली बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और जे के बजाय हम जे प्लस जे डैश कंसीडर कर रहे हैं, इसके रिलेशन निकलेगी तो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रही है, हम करंट डेंसिटी को रिप्लेस कर रहे हैं बाय दैट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर with respect to time, as Maxwell called the quantity curly d by dt as the displacement current density। अब जब displacement current density इसके साथ इंक्लूड हो गई है, तो बाय इंटरचेंजिंग हमने इंटरचेंज किया स्पेस डेरिवेटिव को टाइम डेरिवेटिव के साथ, यानी हमने वहां पे जो टाइम डेरिवेटिव था उसको इंट्रोड्यूस कर, इसको हमने स्पेस डेरिवेटिव के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ उसको रिलेट कर दिया। और यहाँ पे लास्ट में आपके पास जो वो कर्ली बी आएगी, ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है।